ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। आज हम सिर्फ फॉर्मूले नहीं रटेंगे बल्कि उस स्पीड के पीछे का गणित डिकोड करेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज की इस मास्टर क्लास में हमारा मुख्य विषय रेलगाड़ी यानी ट्रेन से संबंधित गणित के सवालों को हल करना है। हम इसे एक क्लासरूम की तरह स्टेप बाय स्टेप पेपर सॉल्विंग के तरीके से समझेंगे। हाँ, क्योंकि गणित कोई ऐसा विषय तो है नहीं जिसे सिर्फ रटकर पार किया जा सके, है ना? एकदम सही। इसके पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी है। छात्र अक्सर फॉर्मूले रट लेते हैं लेकिन परीक्षा में भूल जाते हैं। और यही इस क्लास का सबसे दिलचस्प हिस्सा होने वाला है। हम हर फॉर्मूले के पीछे क्यों और कैसे पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम शुरुआत से यानी बेसिक्स से इस कॉन्सेप्ट की तह तक चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमें दूरी, चाल और समय यानी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच का रिश्ता समझना होगा। अगर हम क्लासरूम बोर्ड पर एक बड़ा सा त्रिभुज मतलब एक ट्रायंगल बनाएं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अच्छा, वो पिरामिड वाला तरीका। जी बिल्कुल वही। कल्पना कीजिए एक त्रिभुज की जिसे हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे ऊपर वाले हिस्से में हम दूरी या डिस्टेंस रखते हैं और नीचे के 2 हिस्सों में चाल और समय रखते हैं। दूरी ऊपर और चाल समय नीचे। हाँ, और ये एक इकलौता त्रिभुज हमें हमारे तीनों मुख्य फॉर्मूले दे देता है। अरे वाह, ये विजुअल तरीका याद रखने में बहुत मदद करता है। मतलब अगर हमें दूरी निकालनी है जो कि ऊपर है तो हम नीचे वाले दोनों का गुणा कर देंगे, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। एकदम सही पकड़ा। और अगर चाल निकालनी हो तो त्रिभुज में देखिए, दूरी ऊपर है और समय नीचे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसी तरह अगर समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल। बिल्कुल समझ रहे हो बेटा। ये बहुत ही बुनियादी नियम है जिस पर ट्रेन का पूरा गणित टिका हुआ है। ये तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन एक जगह जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो है इकाइयों को बदलना यानी कन्वर्जन। जी, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा वाला कन्वर्जन। हाँ, वही। हमने अक्सर किताबों में देखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करने को कहा जाता है और उल्टा करने के लिए 18/5 से। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर ये 5/18 ही क्यों? मतलब हम किसी और नंबर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये कोई जादुई संख्या है क्या? देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, इसमें कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ शुद्ध गणित है। जब हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई चीज 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रही है। सही बात है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। बिल्कुल 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट। और हर मिनट में 60 सेकंड, यानी कुल 3600 सेकंड। अच्छा, तो जब हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर और सेकंड में लिखते हैं तो असल में हम 1000 मीटर को 3600 सेकंड से भाग दे रहे होते हैं। एकदम सही। और जब आप अपनी कॉपी में 1000 को 3600 से भाग देंगे तो ऊपर और नीचे के 2 शून्य कट जाएंगे। हाँ, 2 शून्य गए तो बचा 10/36। जी, अब इसे 2 से और काटेंगे तो ऊपर 5 आएगा और नीचे 18। तो ये 5/18 कोई आसमान से टपका हुआ नंबर नहीं है, बल्कि 1000 और 3600 का सबसे सरल रूप है। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। हाँ, ताकि आपको परीक्षा में बार बार इतने बड़े नंबर न काटने पड़े, इसलिए ये शॉर्टकट बन गया है। ये लॉजिक क्लियर होने के बाद तो अब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को कुछ साधारण उदाहरणों से आजमा कर देखते हैं। चलिए, मान लीजिए एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। हमें उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमें बड़ी इकाई किलोमीटर से छोटी इकाई मीटर में जाना है। जी, तो हम 72 को 5/18 से गुणा करेंगे। अगर इसे आसान तरीके से समझें तो जब भी मीटर प्रति सेकंड यानी छोटी इकाई में जाना हो तो भिन्न में छोटा नंबर जो कि 5 है वो ऊपर रहेगा। अच्छा, छोटी इकाई मतलब छोटा नंबर ऊपर। तो समीकरण बना 72 गुणा 5/18। हाँ, हल करके देखिए। 18 के पहाड़े में 72 4 बार में आता है, तो 18 से 72 को काटने पर 4 मिला और 4 का गुणा 5 से किया तो उत्तर आया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये कैलकुलेशन तो बहुत सीधा था। बहुत अच्छे। और अगर इसका उल्टा करना हो, मान लीजिए एक ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और हमें इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो यहाँ छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना है तो बड़ा नंबर यानी 18 ऊपर रहेगा, है ना? बिल्कुल। हम 25 को 18/5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ
5 से 25 को काटेंगे तो 5 बचेगा, और फिर 5 का गुणा 18 से करेंगे तो 18 पंचे 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम सही जवाब। अब ये कन्वर्जन का डर तो पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन मैम, जब ट्रेन पटरियों पर दौड़ना शुरू करती है तो असली चुनौतियां सामने आती हैं। जैसे जब कोई ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति या सिग्नल के खंबे को पार करती है। बिल्कुल, यहीं से हमारी तीसरी स्लाइड के कॉन्सेप्ट थोड़े गहरे होने शुरू होते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति, पेड़ या सिग्नल के खंबे को पार करती है तो हमें ये सोचना होगा कि वो असल में कितनी दूरी तय कर रही है। मतलब उस व्यक्ति की चौड़ाई कितनी है वो देखना होगा। नहीं, यही तो बात है। व्यक्ति या खंबे की अपनी कोई चौड़ाई या लंबाई इतनी नहीं होती कि ट्रेन की तुलना में उसे गिना जाए, इसलिए गणित में हम उसे शून्य मान लेते हैं। ओहो, इसका मतलब खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करनी पड़ती है। एकदम सही। पार करने में चली गई दूरी हमेशा रेलगाड़ी की अपनी लंबाई के बराबर होगी। इसे एक उदाहरण से कॉपी पर हल करते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, 150 मीटर लंबाई और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। हाँ, अब रेलवे पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ हमें दूरी पता है जो कि ट्रेन की लंबाई है, यानी 150 मीटर। समय हमें निकालना है और चाल दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या पेच है? दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। हमें पहले चाल को बदलना होगा ना। बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो जगह है जहाँ छात्र अक्सर जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। पहले चाल को एक समान इकाई में लाएं। 54 को 5/18 से गुणा करें। तो 18 से 54 को काटेंगे तो 3 आएगा, और 3 गुणा 5 होगा 15, तो चाल हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड। एकदम सही। अब हम अपना पुराना त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है 150 मीटर और चाल है 15। 150 को 15 से भाग देंगे तो बहुत आसानी से 10 सेकंड निकल कर आ जाएगा। सही जवाब। लेकिन अब स्थिति को थोड़ा और जटिल बनाते हैं अपनी अगली स्लाइड में। क्या हो अगर वो खंभा ना होकर एक लंबा पुल या प्लेटफॉर्म हो? प्लेटफॉर्म की तो अपनी एक अच्छी खासी लंबाई होती है, उसे तो हम शून्य नहीं मान सकते। बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि जब ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है तब से पार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हाँ, और वो खत्म कब होती है? जब ट्रेन का आखिरी डिब्बा प्लेटफॉर्म से पूरी तरह बाहर निकल जाए। बहुत उम्दा लॉजिक, समझ रहे हो बेटा। यही कारण है कि जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल तय की गई दूरी में रेलगाड़ी की अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाती हैं। अच्छा, मतलब कुल दूरी बराबर L1 + L2। जी, दोनों लंबाइयों का योग ही हमारी कुल दूरी होगी। इसका एक उदाहरण लेते हैं। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो यहाँ हम सबसे पहले कुल दूरी निकालेंगे। ट्रेन की लंबाई 270 प्लस पुल की लंबाई 180, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 450 मीटर मिलेगा। हाँ, और चाल हमें पहले से ही मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, यानी 30, तो बदलने की कोई जरूरत नहीं। ये बढ़िया है। अब समय निकालने के लिए दूरी यानी 450 को चाल यानी 30 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 45 को 3 से भाग देने पर 15 सेकंड का समय आएगा। बिल्कुल। यहाँ तक तो हमने स्थिर वस्तुओं को पार किया, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब दूसरी वस्तु भी गति में हो, यानी भाग रही हो। ओहो, और इसे गणित की भाषा में हम रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल कहते हैं। जी हाँ, जब दो वस्तुएं गति में हो तो हमें ये देखना होता है कि वे किस दिशा में जा रही हैं। इसके दो बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी चालें आपस में घट जाती हैं। इसे अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो जब हम हाईवे पर किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे पीछे जाती हुई लगती है। हाँ, क्योंकि वो खुद भी आगे बढ़ रही है। इसलिए हमें उसे पार करने में ज्यादा समय लगता है और हमारी प्रभावी स्पीड कम हो जाती है। बेहतरीन उदाहरण। और दूसरा नियम, अगर दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि विपरीत दिशा से आती ट्रेन तूफान की तरह लगती है। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि आपकी चाल और उसकी चाल जुड़कर एक बहुत तेज सापेक्ष चाल बन जाती है। इस कॉन्सेप्ट को एक सवाल में लगाकर देखते हैं। हाँ, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसकी लंबाई 300 मीटर है,
वो अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के किनारे भाग रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सबसे पहले सापेक्ष चाल निकालेंगे। ट्रेन की चाल 40 में से व्यक्ति की चाल 4 घटा देंगे। हाँ, तो बचा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्योंकि दूरी मीटर में है, हम इस 36 को 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 18 से 36 को काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 गुणा 5 हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे काम की स्पीड है। बिल्कुल। अब चूंकि पार एक व्यक्ति को किया जा रहा है, तो दूरी सिर्फ ट्रेन की लंबाई यानी 300 मीटर ही होगी। हाँ, अब समय का फॉर्मूला लगाइए, दूरी बटे चाल। 300 को 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और उत्तर 30 सेकंड आएगा। एकदम सही। आप भी इसे अपने कॉपी में हल करके देखो। कैलकुलेशंस बहुत सीधे हैं अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया है। लेकिन मैम, यहाँ मुझे एक डाउट है जो अक्सर छात्रों को भी होता होगा। एक स्थिति होती है जहां रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। यहाँ 2 ट्रेनें हैं, तो क्या हम दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ेंगे? यही वो जगह है जहां पेपर सेट करने वाला आपको फंसाना चाहता है। देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, सवाल ध्यान से पढ़ो। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार नहीं कर रही है। अच्छा, वो सिर्फ उस व्यक्ति को पार कर रही है जो दूसरी ट्रेन में बैठा है। व्यक्ति की अपनी कोई लंबाई नहीं होती, इसलिए पार करने में चली गई दूरी सिर्फ पार करने वाली रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। दूसरी ट्रेन की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है। ओह, तो हम सिर्फ उस बिंदु को पार कर रहे हैं जहां वो व्यक्ति खिड़की के पास बैठा है। ये बहुत ही जरूरी लॉजिक है। जी, इसका एक सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही ट्रेन में बैठा है। वो देखता है कि विपरीत दिशा से आने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो उस दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? चलिए इस समीकरण को बनाते हैं। माना दूसरी ट्रेन की चाल x है। चूंकि दिशा विपरीत है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। बिल्कुल। तो कुल चाल हो गई ब्रैकेट में 30 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी हमें 200 मीटर दी गई है और समय 9 सेकंड। तो समीकरण कुछ ऐसा दिखेगा, 200 = 30 + x। लेकिन रुको, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे 5/18 से गुणा करना होगा। एकदम सही पकड़ा। तो 200 बराबर ब्रैकेट में 30 + x गुणा 5/18 गुणा 9, क्योंकि 9 समय है। जी, अब जब हम इसे अपने कॉपी में हल करते हैं तो 9 से 18 कटकर 2 बन जाता है। हाँ, तो 5/2 हो गया। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x का मान निकालते हैं। 2 का गुणा 200 से होगा तो 400 आ जाएगा, और 5 का गुणा 30 + x में होगा तो 150 + 5x बनेगा। तो 400 बराबर 150 + 5x। 150 उधर जाकर घटेगा तो 250 बचेगा, तो 5x बराबर 250। और यहाँ से x का मान 250/5 यानी 50 निकल कर आता है। इसका मतलब दूसरी ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये थोड़ा जटिल था, लेकिन अगर हम स्टेप्स को लॉजिक से जोड़ें तो समीकरण खुद ब खुद बन जाता है। बिल्कुल। अब एक और स्थिति पर आते हैं जो 7वीं स्लाइड में है, जब एक रेलगाड़ी एक ही समय में किसी खड़े व्यक्ति को भी पार करे और एक प्लेटफॉर्म को भी, लेकिन अलग-अलग समय में। अच्छा, तो ऐसे सवालों में हमें 2 अलग-अलग समीकरण बनाने होंगे। हाँ, मान लीजिए एक रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में। रेलगाड़ी की चाल और लंबाई बतानी है। यहाँ हम मान लेते हैं कि चाल x मीटर प्रति सेकंड है और लंबाई y मीटर है। तो पहले व्यक्ति वाली स्थिति लेते हैं। व्यक्ति को पार करने का मतलब है सिर्फ अपनी लंबाई यानी y पार करना। तो दूरी y बराबर चाल x गुणा समय 10। पहला समीकरण बना, y बराबर 10x। बहुत अच्छे। अब प्लेटफॉर्म वाली स्थिति। यहाँ कुल दूरी होगी ट्रेन की लंबाई y प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 50। तो दूसरा समीकरण बनेगा, दूरी यानी ब्रैकेट में 50 + y बराबर चाल x गुणा समय 14, यानी 50 + y बराबर 14x। एकदम सही। अब गणित का जादू देखिए। हमें पहले समीकरण से पता है कि y असल में 10x के बराबर है, तो हम दूसरे समीकरण में y की जगह 10x रख सकते हैं। अरे हाँ, तो 50 + 10x बराबर 14x। जब 10x को दूसरी तरफ ले जाकर 14x में से घटाएंगे तो 4x बचेगा, यानी 4x बराबर 50। और यहाँ से x का मान आ जाएगा 50/4 मीटर प्रति सेकंड।
इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करेंगे। तो 50/4 गुणा 18/5, 5 से 50 कटा तो 10 बचा। हाँ, और जब आप इसे कॉपी पर पूरा काटेंगे तो हल करते हुए अंतिम उत्तर 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बेहतरीन। अब तक हमने व्यक्ति और प्लेटफॉर्म को पार किया, लेकिन जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पूरी तरह पार करें तब क्या होगा? यहाँ लॉजिक और भी साफ है। पार करने में लगा समय बराबर होता है दोनों ट्रेनों के लंबाइयों का योग बटे उनकी सापेक्ष चाल। मतलब L1 प्लस L2 बटे रिलेटिव स्पीड। जी। उदाहरण के लिए 190 मीटर और 230 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं। एक की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की 55 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है। तेज गाड़ी धीमी को कितने समय में पार करेगी? दिशा एक ही है तो चालें घटेंगी। 55 में से 35 गए, बचा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 20 गुणा 5/18 करना होगा। बिल्कुल। और कुल दूरी होगी दोनों की लंबाई का जोड़, यानी 190 प्लस 230, जो कि 420 मीटर होता है। अब समय निकालने के लिए हम कुल दूरी यानी 420 को सापेक्ष चाल से भाग दे देंगे। जी। जब हम इस भिन्न को हल करते हैं तो उत्तर 75.6 यानी 75.6 सेकंड निकल कर आता है। आप इसे कॉपी पर स्टेप बाय स्टेप हल करके जरूर देखें। बिल्कुल। अब हम उस तरह के सवालों पर आते हैं जो दिखने में कहानी जैसे लगते हैं, जैसे दो ट्रेनें अलग अलग समय पर चलना शुरू करती हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। उदाहरण के लिए स्टेशन ए से पहली ट्रेन सुबह 8 बजे 20 की स्पीड से निकलती है और दूसरी ट्रेन उसी स्टेशन से सुबह 9 बजे 25 की स्पीड से निकलती है। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। वे आपस में कब मिलेंगी? दूसरी ट्रेन के चलने के बाद T घंटे लगते हैं दोनों को मिलने में, यानी 9 बजे के T घंटे बाद। लेकिन पहली ट्रेन तो सुबह 8 बजे ही निकल गई थी, मतलब वो दूसरी ट्रेन से 1 घंटा ज्यादा चल चुकी है। तो पहली ट्रेन का समय हुआ ब्रैकेट में T प्लस 1 घंटा। एकदम सटीक लॉजिक। अब दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो पहली ट्रेन की दूरी हुई 20 गुणा ब्रैकेट में T प्लस 1 और दूसरी ट्रेन की दूरी हुई 25 गुणा T। क्योंकि मिलने पर दोनों की दूरी बराबर होगी तो हम इन दोनों समीकरणों को आमने सामने रख देते हैं। 20 ब्रैकेट में T प्लस 1 बराबर 25T। जी। ब्रैकेट खोलने पर ये 20T प्लस 20 बराबर 25T हो जाएगा। 20T को दूसरी तरफ ले जाके घटाएंगे तो 5T बचेगा, यानी 5T बराबर 20। तो T का मान आ गया 4 घंटे। हमने समय 9 बजे से गिनना शुरू किया था, तो 9 बजे में 4 घंटे जोड़ देंगे, 10, 11, 12 और 1, यानी दोनों ट्रेनें दोपहर 1 बजे मिलेंगी। बहुत उम्दा। अब इसका एक और रूप देखते हैं अपनी 10वीं स्लाइड में, जो थोड़ा और एडवांस है। अच्छा। जब दो रेलगाड़ियां दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलें, मान लीजिए दो स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। स्टेशन ए से एक ट्रेन दोपहर 3 बजे 40 की चाल से निकलती है। ठीक है, 3 बजे 40 की स्पीड। और स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन 3:45 बजे यानी 3:45 बजे 50 की चाल से निकलती है। ये दोनों कब मिलेंगी? यहाँ दिशाएं विपरीत हैं और कुल दूरी 120 किलोमीटर कवर करनी है दोनों को मिलकर। हम मान लेते हैं कि 3 बजे से T घंटे बाद वे मिलेंगी। तो पहली ट्रेन ने T घंटे यात्रा की जी, लेकिन दूसरी ट्रेन 4:30 बजे चली, यानी वो 45 मिनट कम चली है। 45 मिनट को अगर घंटे में बदलें तो वो 45/60 यानी 3/4 घंटे होता है। बिल्कुल सही। तो दूसरी ट्रेन का समय हुआ ब्रैकेट में T माइनस 3/4 घंटे। अब दोनों की दूरियों को जोड़कर कुल दूरी के बराबर रख देते हैं। तो पहली ट्रेन की दूरी हुई 40 गुना T प्लस दूसरी ट्रेन की दूरी हुई 50 गुना ब्रैकेट में T माइनस 3/4 और ये सब बराबर है 120 के। हाँ, जब हम इस समीकरण को अपनी कॉपी पर हल करते हैं तो T वाले हिस्से जुड़ जाते हैं और अंकों वाले हिस्से दूसरी तरफ जाकर 120 में जुड़ जाते हैं। इस पूरे समीकरण को हल करने पर T का मान 7/4 घंटे आता है। और 7/4 घंटे का मतलब है 1 सही 3/4 घंटे। 3/4 घंटे मतलब 45 मिनट। तो कुल समय लगा 1 घंटा 45 मिनट। जी, क्योंकि हमने 3 बजे से समय मापा था तो 3 बजे में 1 घंटा 45 मिनट जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा शाम 4:45 पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ये सवाल दिखने में जितना डरावना था, लॉजिक लगाने पर उतना ही आसान हो गया। अब हम कुछ असल जिंदगी की समस्याओं पर बात करते हैं जो विविध सवालों में आती हैं। हाँ, जो हमारी 11वीं स्लाइड का हिस्सा है। मैम,
ट्रेन बिना रोके तो चलती नहीं है। जब ट्रेन रुक रुक कर चलती है तो उसकी औसत स्पीड कम हो जाती है। ये कैसे काम करता है? इसके लिए हमारे पास एक मास्टर ट्रिक फॉर्मूला है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक ट्रेन बिना रुके 90 की चाल से चलती है और रुक रुक कर चलने पर उसकी चाल 75 आती है। ठीक है। वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? इसका फॉर्मूला है दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके वाली चाल। तो यहाँ चालों में अंतर है 90 - 75 यानी 15, और बिना रुके चाल है 90। तो हम 15 को 90 से भाग देंगे। बिल्कुल। 15 एकम 15 और 15 छक्के 90। ये आ गया 1/6 घंटे। इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो उत्तर आया 10 मिनट। लेकिन मैम, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सीधा है। 1 घंटे में ट्रेन 90 किलोमीटर जा सकती थी, लेकिन गई सिर्फ 75 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर की दूरी उसने तय नहीं की, क्योंकि वो स्टेशनों पर रुकी रही। सही बात है। अब 90 की स्पीड से उस 15 किलोमीटर को तय करने में उसे कितना समय लगता? 15/90 यानी 1/6 घंटे। हाँ। यही वो समय है जो उसने रुकने में बर्बाद किया। वाह, ये तो दिमाग की बत्ती जलाने वाला लॉजिक था। अब फॉर्मूला भूल भी जाएं तो लॉजिक से जवाब निकाल सकते हैं। यही तो गणित की खूबसूरती है। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं अपनी 12वीं स्लाइड में। ट्रेन के पहिए की परिधि यानी सर्कमफेरेंस। जब पहिए घूमता है तो दूरी कैसे तय होती है? देखो बेटी, इसे ऐसे समझो। मान लीजिए हमने ट्रेन के एक पहिए के बाहरी किनारे पर लाल रंग का एक निशान लगा दिया। अब जब वो पहिया जमीन पर एक बार पूरा घूमेगा तो जमीन पर उस लाल रंग की एक सीधी लाइन बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल। उस लाइन की लंबाई बिल्कुल पहिए की गोलाई यानी परिधि के बराबर होगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक पूरे चक्कर में चली गई दूरी पहिए की परिधि के बराबर होती है। बहुत ही शानदार उदाहरण है। सवाल देखते हैं। एक पहिए की परिधि 4 सही 2/7 मीटर है। वो 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। चाल क्या होगी? सबसे पहले इस भिन्न को साधारण करते हैं। 7 × 4 हुआ 28 और 2 जुड़कर 30। तो परिधि है 30/7 मीटर। ठीक है। अब वो 7 चक्कर लगा रहा है तो कुल दूरी होगी चक्करों की संख्या गुणा परिधि, यानी 7 गुणा ब्रैकेट में 30/7। 7 से 7 कट जाएगा तो दूरी बची 30 मीटर। और समय दिया है 4 सेकंड। तो चाल हुई दूरी बटे समय, यानी 30/4 मीटर प्रति सेकंड। जी। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। हाँ। तो 30/4 गुणा 18/5। जब हम इसे कॉपी पर काटते हैं तो अंतिम उत्तर बड़ी आसानी से 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। एकदम सही। और इसी के साथ हमने आज के सेशन के सभी फॉर्मूले और उनके पीछे के तर्कों को सफलतापूर्वक हल कर लिया है। संक्षेप में याद रखें, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम का त्रिभुज, मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 का लॉजिक, और सापेक्ष चाल में समान दिशा में चालें घटाना और विपरीत दिशा में जोड़ना। हाँ, ये बहुत जरूरी बातें हैं। गणित कोई रटने का विषय नहीं है, ये निरंतर अभ्यास का विषय है। इन समीकरणों को खुद कागज पेन लेकर हल करें, प्रतिदिन गणित का अभ्यास करें। आज की ये क्लास सच में बहुत गहरी और जानकारी से भरपूर थी। हर कैलकुलेशन के पीछे का लॉजिक अब शीशे की तरह साफ है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक विचारशील सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या सवाल है? जरा सोचिए, अगर वो रेलवे ट्रैक खुद जमीन पर ना होकर किसी चलती हुई चीज पर हो, जैसे समुद्रों में चलते एक बहुत बड़े जहाज या फेरी के ऊपर एक ट्रेन दौड़ रही हो, तो सापेक्ष चाल के नियम कैसे काम करेंगे? जहाज की स्पीड और ट्रेन की स्पीड आपस में कैसे जुड़ेंगी या घटेंगी? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। इस पे विचार कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।